नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो बहुत अकेला, बहुत उलझा हुआ और अक्सर दिल तोड़ देने वाला होता है। ये उन लोगों का सफर है जो बीमार हैं पर उनकी बीमारी का कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। हमारे हाथ द डायग्नोस्टिक ओडिसी सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ इलूसिव इलनेस के कुछ हिस्से लगे हैं और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कुछ बीमारियां डॉक्टरों की पकड़ में क्यों नहीं आती और इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। और इसे डायग्नोस्टिक ओडिसी कहना बिल्कुल सटीक है। ओडिसी का मतलब सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान भटक जाता है, तूफानों में घिर जाता है और घर का रास्ता भूल जाता है। ये उन मरीजों की कहानी है जो एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट के चक्कर काटते रहते हैं पर उन्हें कोई किनारा नहीं मिलता। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रॉनिक लाइम डिजीज, फाइब्रोमाइल्जिया या MECFS जैसी बीमारियों की, जिनके लक्षण इतने मिले जुले और आम होते हैं कि वो माहिर डॉक्टरों को भी चक्कर में डाल देते हैं। तो चलिए इस भूलभुलैया को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस इंसान से जो इस सबसे गुजर रहा है, मरीज से। आपके दिए गए स्रोतों में सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि ये सब शुरू कैसे होता है। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, डायग्नोस्टिक ट्रेडमिल। ये सुनने में ही थका देने वाला लगता है। बिल्कुल। सोचिए, एक इंसान है जो हमेशा थका रहता है, जिसके शरीर में हर वक्त एक अनजाना सा दर्द बना रहता है, जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI, और रिपोर्ट आती है सब नॉर्मल है। डॉक्टर कहता है आपको कोई बीमारी नहीं है, शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं या तनाव में हैं। अब वो इंसान क्या करे? उसका शरीर उसे बता रहा है कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन पूरी मेडिकल दुनिया कह रही है कि तुम ठीक हो। यहीं से वो ट्रेडमिल शुरू होता है जिस पे वो भागता रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। वो ये कितना अकेला कर देने वाला अनुभव होगा। आपको लगने लगता है कि शायद आप पागल हो रहे हैं। आपके दोस्त, परिवार वाले भी शायद एक वक्त के बाद शक करने लगते हैं। स्रोत में कहानी का जिक्र है एक एथलीट की जो मैराथन दौड़ता था और अब सीढ़ियां चढ़ने में उसकी सांस फूल जाती है और उसे कहा जा रहा है कि ये सब उसके दिमाग में है। ये तो एक तरह का मेडिकल गैसलाइटिंग हुआ है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गैसलाइटिंग। जब आपके अनुभव को, आपकी सच्चाई को कोई बाहरी अथॉरिटी सिरे से खारिज कर दे तो इंसान अपने ऊपर ही शक करने लगता है। और इन अदृश्य बीमारियों की सबसे बड़ी चुनौती यही है, इनके लक्षण दूसरी आम बीमारियों की नकल करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा थकान को डिप्रेशन मान लिया जाता है, शरीर के दर्द को बढ़ती उम्र का असर और पेट की गड़बड़ी को सिर्फ एंजाइटी का नतीजा बता दिया जाता है। हर लक्षण को अलग अलग देखा जाता है और उसके लिए एक आसान सा जवाब ढूंढ लिया जाता है। अच्छा, और यहीं पर बात और उलझ जाती है। ये लक्षण इतने कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि क्रॉनिक लाइम, MECFS और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियों में लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं? तेज थकान, मांसपेशियों में दर्द, नींद पूरी ना होना, ध्यान लगाने में मुश्किल, ये तो कई बीमारियों में हो सकता है। यहीं पर इस पहेली का सबसे मुश्किल हिस्सा सामने आता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास 3 अलग अलग पहेलियां हैं, जिगसॉ पजल्स, लेकिन उनके टुकड़े आपस में मिल गए हैं। अब आप एक टुकड़ा उठाते हैं जो नीला है और वो तीनों पहेलियों में फिट हो सकता है। आप तय ही नहीं कर पाते कि ये किस तस्वीर का हिस्सा है। इन बीमारियों के साथ भी यही होता है। इनके बीच की लाइनें बहुत धुंधली हैं और यहीं पर वो व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ सबूतों के बीच की लड़ाई शुरू होती है। ये थोड़ा समझाइए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से आपका क्या मतलब है? सब्जेक्टिव सबूत वो है जो मरीज महसूस करा है और बता रहा है, मुझे दर्द है, मैं बहुत थक गई हूँ। इसे नापने का कोई बाहरी पैमाना नहीं है। वहीं ऑब्जेक्टिव सबूत वो है जिसे एक मशीन या टेस्ट नाप सकता है, जैसे टूटा हुआ हाथ एक्सरे में दिखता है या इन्फेक्शन ब्लड रिपोर्ट में। इन रहस्यमयी बीमारियों में सब्जेक्टिव सबूत बहुत ज्यादा होते हैं, पर ऑब्जेक्टिव सबूत वो लगभग होते ही नहीं हैं। और हमारी मॉडर्न मेडिसिन ऑब्जेक्टिव सबूतों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर कोई चीज टेस्ट में नहीं दिख रही तो उसे मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। मुझे लगता है हम अक्सर डॉक्टरों को विलेन की तरह देख लेते हैं कि वो सुन नहीं रहे, पर उनके नजरिए से देखें तो उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। उनके पास एक मरीज है जो साफ तौर पर तकलीफ में है, लेकिन उनके सारे साइंटिफिक टूल कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में वो क्या करें? बिल्कुल, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी नैतिक और पेशेवर चुनौती है।
डॉक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है समस्या को पहचानने, उसका नाम रखने और फिर उसका इलाज करने की। लेकिन जब समस्या का कोई नाम ही न हो तो वो इलाज कैसे शुरू करें? और यहीं पर सिस्टम की एक और बड़ी खामी सामने आती है, जिसे स्रोत में स्पेशलिस्ट साइलो कहा गया है। मतलब हर विशेषज्ञ का अपनी एक अलग दुनिया में काम करना। हाँ, ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। पेट में दिक्कत है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओ, सिर में दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जोड़ों में दर्द है तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास, और हर कोई अपने हिस्से को देखकर कह देता है कि मेरी तरफ से सब ठीक है। ये ऐसा है जैसे कई मैकेनिक एक गाड़ी के सिर्फ टायर, इंजन और स्टीयरिंग को अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि शायद समस्या तो वायरिंग में है जो सबको जोड़ती है। बेहतरीन मिसाल है। और शरीर तो गाड़ी से कहीं ज्यादा जटिल है। शरीर में कोई भी सिस्टम अलग थलग काम नहीं करता। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। लेकिन हमारा मेडिकल सिस्टम इन्हें अलग अलग करके देखता है। नतीजा ये होता है कि कोई भी डॉक्टर पूरी तस्वीर देख ही नहीं पाता। मरीज एक साइलो से दूसरे साइलो तक भटकता रहता है और हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब एक डॉक्टर पे कितना दबाव होता होगा ये कहने का कि मुझे नहीं पता। हमारे समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि उनके पास हर सवाल का जवाब होगा। ये स्वीकार करना कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और इसी मजबूरी और पुराने तरीकों की सीमाओं ने ही वैज्ञानिकों को बिल्कुल नए रास्ते खोजने पर मजबूर किया है। जब आप एक ही दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं और वो नहीं खुलता, तब आप एक नई खिड़की या शायद दीवार तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। और आज विज्ञान वही कर रहा है, खासकर जेनेटिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। हाँ, यहाँ से चीजें थोड़ी उम्मीद भरी होने लगती हैं। स्रोत में जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स जैसी चीजों का जिक्र है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, जेनोमिक्स हमारे शरीर की बनावट के ब्लूप्रिंट यानी हमारे जीन्स का अध्ययन है। ये वो किताब है जिसमें लिखा है कि हमारा शरीर कैसे बनेगा। और प्रोटियोमिक्स उन कारीगरों यानी प्रोटीन्स का अध्ययन है जो उस ब्लूप्रिंट को पढ़कर असल काम करते हैं, मतलब शरीर को बनाते और चलाते हैं। अब तक हम सिर्फ ब्लूप्रिंट में बड़ी बड़ी गलतियां, जैसे कोई पन्ना फटा हो, देख पाते थे। लेकिन अब इन नई तकनीकों से हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं कारीगर ही तो ब्लूप्रिंट को गलत तरीके से नहीं पढ़ रहे या कोई छोटा मोटा काम गलत तो नहीं कर रहे। अच्छा। मतलब हम समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन छोटे छोटे जैविक निशानों या बायोमार्कर्स को ढूंढ रहे हैं जो इन बीमारियों का सुराग दे सकें। ये तो जासूसी करने जैसा हुआ शरीर के अंदर। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि इन बीमारियों का एक छिपा हुआ फिंगरप्रिंट है जो अब तक हमारी पकड़ से बाहर था। ये तकनीकें हमें उस फिंगरप्रिंट को खोजने के लिए एक माइक्रोस्कोप दे रही हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो भविष्य में शायद एक सिंपल ब्लड टेस्ट से फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक लाइम का पता लगाया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये निदान को मरीज के बताने से निकालकर, मतलब सब्जेक्टिव से निकालकर, एक ठोस वैज्ञानिक सबूत पर ले आएगा। ऑब्जेक्टिव बना देगा। और इस जासूसी में एक और नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर स्रोत कहता है कि ये हकीकत बन रहा है। तो AI कैसे मदद कर सकता है? ये सचमुच में क्रांतिकारी है। एक अकेला इंसान, डॉक्टर, अपनी पूरी जिंदगी में कुछ हजार मरीजों को देख पाता है, लेकिन एक AI सिस्टम लाखों मरीजों के डेटा को एक साथ देख सकता है। उनके लक्षण, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनके टेस्ट रिजल्ट्स, यहाँ तक कि उनकी जीवन शैली से जुड़ा डेटा भी। और वो इस डेटा के समंदर में ऐसे छोटे छोटे पैटर्न या कनेक्शन ढूंढ सकता है जिन्हें कोई इंसान डॉक्टर कभी नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि हम इंसानी डॉक्टर की क्षमता की सीमाओं को एक तरह से मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ पहेलियां इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए हमें एक ऐसी बुद्धि चाहिए जो हजारों मरीजों के अनुभव को एक साथ देख सके। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। AI शायद ये बता सके कि जिन 10 लोगों को एक जैसी थकान है, उनमें से किन 3 लोगों में आगे चलकर कोई ऑटो इम्यून बीमारी विकसित होने का खतरा है, और ये वो उनके लक्षणों के बहुत ही सूक्ष्म फर्क के आधार पर बता सकता है। ये हमें सही मायनों में
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ ले जा रहा है। मतलब हम एक ही बीमारी के 100 मरीजों को 100 अलग-अलग तरीकों से देखेंगे और उनका इलाज भी उनकी जरूरत के हिसाब से तय करेंगे, ना कि एक ही दवा सबको देकर। और ये उन स्पेशलिस्ट साइलो की दीवारों को भी तोड़ सकता है, क्योंकि एआई सारे सिस्टम्स के डेटा को एक साथ देख सकता है। ये सब सुनने में बहुत उम्मीद जगाता है, लेकिन तकनीक को हकीकत बनने में वक्त लगता है। आज जो लोग इन बीमारियों के साथ जी रहे हैं, उनका क्या? मान लीजिए किसी का निदान हो भी जाता है या नहीं भी होता, इन अनिश्चित स्थितियों के साथ जीने का क्या मतलब है? निदान तो बस एक शब्द है, असल चुनौती तो हर दिन उस हालत के साथ जीना है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर स्रोत एक और चीज पर बहुत जोर देता है, मरीजों के अपने समुदाय और सपोर्ट नेटवर्क। जब मेडिकल सिस्टम आपको जवाब नहीं दे पाता या आप पर यकीन नहीं करता, तो उन लोगों से जुड़ना जो बिल्कुल आपकी ही तरह महसूस करते हैं, एक जीवन रेखा की तरह काम करता है। मतलब वो लोग जो एक ही नाव में सवार हैं, वो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। उससे भी कहीं ज्यादा। ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं है, ये ग्रुप्स एक तरह से कलेक्टिव इंटेलिजेंस का काम करते हैं। लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, किस डॉक्टर से फायदा हुआ, किस डाइट से आराम मिला, कौन सी थेरेपी काम कर रही है। वो एक दूसरे के लिए रिसर्चर और गाइड बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां उन्हें यकीन मिलता है। जब कोई कहता है हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो वो उस अकेलेपन को तोड़ देता है जो सालों से उन्हें घिरे हुए था। उन्हें लगता है कि वो पागल नहीं है, वे अकेले नहीं हैं। और हमें उस मानसिक और भावनात्मक बोझ को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आपको सालों तक कहा जाए कि आप ड्रामा कर रही हैं या ये सब आपके दिमाग में है, तो इसका किसी की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता होगा? स्रोत में एंजाइटी और डिप्रेशन और इन बीमारियों के बीच एक गहरे कनेक्शन की बात की गई है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये डिप्रेशन सिर्फ बीमारी की तकलीफ की वजह से नहीं है, ये उस सिस्टम से लड़ने की थकान की वजह से भी है जो उनकी मदद करने के लिए बना था, पर जो उन्हें लगातार निराश कर रहा है। ये उस अनिश्चितता से आता है कि पता नहीं कल का दिन कैसा होगा, क्या मैं कल बिस्तर से उठ भी पाऊंगी या नहीं। ये एक लगातार चलने वाला मानसिक युद्ध है। तो अंत में स्रोत किस बड़े समाधान की तरफ इशारा करता है? क्या ये सिर्फ नई तकनीक या बेहतर दवाइयों तक सीमित है? नहीं, स्रोत एक बड़े सिस्टमिक बदलाव की बात करता है। ये एक या दो मरीजों की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की हकीकत है। इसलिए सबसे पहले इन जटिल और कम समझी जाने वाली बीमारियों के लिए रिसर्च फंडिंग बढ़ाने की सख्त जरूरत है, ताकि हम इनके मूल कारणों को समझ सकें। दूसरा, मेडिकल एजुकेशन में बदलाव लाना होगा। मेडिकल छात्रों को इन बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य के डॉक्टर इन्हें गंभीरता से लें। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमें सोच बदलनी होगी। हमें ये मानना होगा कि जो चीज़ टेस्ट में नहीं दिखती, उसका भी अस्तित्व हो सकता है। हमें मरीज के अनुभव को, उसकी कहानी को उतनी ही अहमियत देनी होगी जितनी हम एक लैब रिपोर्ट को देते हैं। तो आज हमने मरीज की जवाब ढूंढने की ये हताशा भरी यात्रा से लेकर डॉक्टरों की अपनी मजबूरियों और फिर जीनोमिक्स और एआई जैसी नई तकनीकों से मिलने वाली उम्मीद तक का एक लंबा सफर तय किया। ये साफ है कि इन बीमारियों को समझने के लिए हमें विज्ञान, सहानुभूति और खुले दिमाग तीनों की जरूरत है। हमें विज्ञान की सीमाओं को भी स्वीकार करना होगा और साथ ही उस इंसान की तकलीफ को भी सम्मान देना होगा जो उस सीमा के पार खड़ा है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके रुकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें शरीर के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद कर रही है, क्या हमें मेडिसिन के मकसद को ही फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ एक निदान या एक लेबल खोजना होना चाहिए, या फिर हमारा असली मकसद उस इंसान के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए जो उस अनिश्चितता के साथ जी रहा है? शायद असली जीत बीमारी को एक नाम देने में नहीं, बल्कि उस इंसान को राहत और सम्मान देने में है, चाहे आखिरी जवाब कभी